आज ही चेयरमैन पीटीआई कौम से एक खिताब का इरादा भी रखते हैं और इसका इंदिया उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ही अपने ट्विटर हैंडल पर दे दिया था कि वो कौम के सामने ऐसे चश्मकुशा इंकशाफात रखेंगे जो किसी भी टीवी चैनल पर चलने वाले ड्रामा सीरियल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ज़्यादा मज़ेदार, ज़्यादा दिलचस्प और रंगीन होंगे। एफआईए ने चेयरमैन पीटीआई को 25 जुलाई को तलब कर रखा है, जबकि इसके दो किरदार शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को 24 जुलाई को तलब कर लिया गया। इमरान खान की एक मुलाकात जो इस साइफर के पाकिस्तान पहुंचने के बाद हुई थी और वो मुलाकात जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ थी। इस मुलाकात में चंद और किरदार भी थे। आजम खान तो वादा माफ गवाह बन गए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपकी अहलिया बुशरा बीवी भी ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं और वो भी आपके खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकती हैं। याद रखिएगा, अगर अब भी इमरान खान को ये बात समझ ना आई, इमरान खान को अगर मैं बेवकूफ़ कहूँ, अहमकों की जन्नत में रहने वाला कहूँ, तो ये भी गलत नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज चेयरमैन पीटीआई पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के लव हेट रिलेशनशिप पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइफर तहकीकात में जो एक अहम मोड़ आया है, अब एफआईए इस सारे मामले को टेकअप किए हुए है और एफआईए ने चेयरमैन पीटीआई को 25 जुलाई को तलब कर रखा है, जबकि इसके दो किरदार शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को 24 जुलाई को तलब कर लिया गया है। यानी अब इस मामले में चेयरमैन पीटीआई को एफआईए के रूबरू पेश होना पड़ेगा। लेकिन पेशतर इससे कि वो एफआईए के सामने जाए, आज ही चेयरमैन पीटीआई कौम से एक खिताब का इरादा भी रखते हैं और इसका इंदिया उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ही अपने ट्विटर हैंडल पर दे दिया था और वो कह रहे थे कि वो कौम के सामने ऐसे चश्मकुशा इंकशाफात रखेंगे जो किसी भी टीवी चैनल पर चलने वाले ड्रामा सीरियल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ज़्यादा मज़ेदार, ज़्यादा दिलचस्प और रंगीन होंगे। ये चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कह रहे हैं। अब सवाल यही है कि वो क्या हक़ाइक़ हैं साइफर को लेके जो अब इमरान खान मंजर आम पर लेकर आएंगे, वो क्या बातें हैं जो इससे पहले दिलचस्प और रंगीन उनकी जानिब से नहीं की गई और अब उन बातों के अंदर रंग भरने की कोशिश करेंगे। वही इमरान खान जो एक ही घिसी पिटी तकरीर करने के हवाले से मशहूर हैं, अब वो इस तकरीर के अंदर नया क्या लेकर आएंगे जिससे ये मामला दिलचस्प और रंगीन हो जाएगा और लोग टीवी के ड्रामे छोड़कर इमरान खान की इस तकरीर को सुनने पर मजबूर हो जाएंगे और बाद में इसके शॉर्ट्स लोग एक दूसरे को दिखाएंगे। तो ये सब कुछ तो अभी मंजर आम पर आना है, लेकिन पेशतर इससे मैं बताता चलूँ कि जो साइफर मामला है, ये साइफर मामला उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। तो उसकी एक सादा सी जो नज़ीर है वो इमरान खान की एक मुलाकात में दिखाई देती है। इमरान खान की एक मुलाकात जो इस साइफर के पाकिस्तान पहुंचने के बाद हुई थी और वो मुलाकात जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ थी। इस मुलाकात में चंद और किरदार भी थे। ये मुलाकात रिपोर्टेडली 11 मार्च को हुई थी। आज़म खान ने अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट के अंदर ये बता दिया कि साइफर पाकिस्तान में 8 मार्च को पहुंचा था। 9 मार्च को सेक्रेटरी खारजा ने ये आज़म खान को बताया था कि साइफर पहुंचा और आज़म खान ने बेन ही वज़ीर आज़म इमरान खान तक ये साइफर पहुंचा दिया। जब 10 मार्च को इमरान खान साहब से पूछा गया कि साइफर कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि साइफर गुम हो गया है। इसके बाद 11 मार्च को इमरान खान साहब की जनरल बाजवा के साथ मुलाकात होती है। ये मुलाकात एक ऐसे मौके पर होती है कि जब चीन की जानिब से पाकिस्तान को चंद तैयारों का एक फ्लीट भेजा जाता है। उन तैयारों को देखने के लिए और एक काइंड ऑफ तकरीब रूनुमाई के लिए कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, जिसमें ज़ाहिर है एयर चीफ होते हैं, जिसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होते हैं, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर परवेज़ खटक होते हैं, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी होते हैं, जिसमें फवाद चौधरी होते हैं, जिसमें इमरान खान ख़ुद होते हैं। इसी मुलाकात की यानी इसी तकरीब की साइड लाइन्स पे चेयरमैन पीटीआई जनरल बाजवा के कान में कुछ कहते हैं और उनको अलहदा बुलाया जाता है। इस मुलाकात में जिसमें जनरल बाजवा को अलहदा बुलाया जाता है, इसमें फवाद चौधरी को बाहर रहने की तलकीन की जाती है कि आप इस मुलाकात से बाहर रहें, हमने कुछ बात करनी है। अब ये बातें जो जनरल बाजवा से होती हैं उनमें कुछ शिकवे शिकायतें की जाती हैं, क्योंकि ऐसे मौके पर यह मुलाकात हो रही होती है कि जिस वक्त इमरान खान के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पार्लियामान के अंदर टेबल कर दी जाती है। यानी जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले मामले के ऊपर दस्तखत हो जाते हैं और ये तय हो जाता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ नहीं रही बल्कि आ चुकी है। जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से रिपोर्टेडली एक सफ़ा इमरान खान के हाथ में थमाया जाता है और वो सफ़ा वही डिप्लोमेटिक केबल या साइफर होता है जो अमेरिका से चलता है। असद मजीद भेजते हैं, दफ्तर खारजा आता है, शाह महमूद कुरैशी के कान से गुजरता है, शाह महमूद कुरैशी की निगाह उस पर पड़ चुकी होती है, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर उस साइफर को देख चुके होते हैं
और उस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। वो कहते हैं ठीक है, इस तरह की केबल्स आती जाती रहती हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाती है, इमरान खान मुतज़लज़ल होने लगते हैं। उन्हें इस बात का पक्का और कभी यकीन होता है कि जनरल बाजवा उन्हें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बचा लेंगे, लेकिन बावजूद इसके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस स्टेबल होती है। वो जनरल बाजवा से कहते हैं कि बाजवा साहब ये क्या हुआ, वो मुलाकातें कहाँ रह गई। तो जनरल बाजवा भी एक सफ़ा इमरान खान को थमाते हैं और वो कहते हैं कि ये है असल में इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के पीछे, यानी वही सफ़ा जो अमेरिका से चला था, वही साइफर, वही साजिश कहानी, वही अमेरिका बहादुर। यानी जनरल बाजवा जब ये बात इमरान खान से करते हैं तो इमरान खान इसको सच समझ बैठते हैं और चंद ही दिन के इंतज़ार के बाद इमरान खान 27 मार्च को पब्लिकली एक जलसा आम से खिताब करते हैं और उस जलसा आम में इमरान खान उसी कागज़ को पब्लिकली लहरा कर ये कहते हैं कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराने के लिए साजिश की है। पेशतर इससे, क्योंकि जलसों का एक सीक्वेंस तो चल रहा होता है, जब चेयरमैन पीटीआई और उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान जलसे कर रहे होते हैं तो वो एक इवेंट के अंदर ये भी बताते हैं कि जनरल बाजवा ने उनको मौलाना फजलुर रहमान को डीजल कहने से रोका है। तो ये भी ऑन रिकॉर्ड है उनका स्टेटमेंट। उसके बाद 27 मार्च को ये साइफर पब्लिकली लहरा दिया जाता है, यानी अमेरिका के खिलाफ एक बयानिया बनाया जाता है और पाकिस्तान में सपोर्टर्स से दादो तहसीन इकट्ठी की जाती है। मकबूलियत का एक और जो है संगे मील अबूर किया जाता है। इमरान खान वहाँ से टेक ऑफ करना शुरू हो जाते हैं। वही इमरान खान जिनकी मकबूलियत बहुत जवाल पजीर हो रही होती है, उन्हें एक बयानिया मिल जाता है। यानी यूँ कहिए कि अगर मरे हुए के अंदर जान डाल दी गई या मुर्दा में जान आ जाती है उस खाली सफ़े से, उस साइफर से, रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर साइफर से, तो ये कहना गलत नहीं होगा। यानी इमरान खान की तवज्जो उस साइफर की तरफ जब ज़्यादा संजीदगी से मबजूल हुई तो वो जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने पर हुई। और अगर ये कहा जाए कि जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने पर ही ये साजिश बयानिया बनाया गया तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। यानी जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये बयानिया इमरान खान के जहन में पुख्ता किया और इमरान खान ने इस बयानिए का ढिंढोरा अवाम के सामने पीटा और अल्टीमेटली अवाम से वो दादो तहसीन, वो तालियां भी समेटी कि अवाम ने भी अपनी गाड़ियों के पीछे एब्सोल्युटली नॉट लगाना शुरू कर दिया, एक स्टिकर लगाना शुरू कर दिया कि हम कोई ग़ुलाम है, और इस तरह ये मामला आगे बढ़ा। लेकिन इमरान खान को तब तक ये मालूम नहीं था कि जनरल बाजवा इमरान खान को नहीं बचा सकेंगे, या असल में जनरल बाजवा चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत अब घर चली जाए। 10 अप्रैल को इमरान खान साहब रिपोर्टेडली कहा जाता है कि एक डायरी लेके वो वज़ीर आज़म घर चला गया। अल्टीमेटली 10 अप्रैल तक इमरान खान साहब को, यानी उस वक्त की जो सिचुएशन है, तब तक इमरान खान को इस बात की रियलाइजेशन नहीं थी कि जनरल बाजवा उन्हें घर भेज सकते हैं। ये जनरल बाजवा उनकी हुकूमत गिराने में उस वक्त की पीडीएम यानी ऑपोजिशन की मदद कर सकते हैं। 10 अप्रैल को जब इमरान खान वो डायरी लेकर घर चले गए थे तो उस वक्त इमरान खान को यकीन हुआ कि ये सारी साजिश, ये सारा ड्रामा जनरल बाजवा का या मकामी इस्टेब्लिशमेंट का रचाया गया था। तो उसके बाद वो कहते हैं ना कि अब पछतावे क्या हुआ जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो फिर उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं था सिवाय इसके कि जनरल बाजवा को तनकीद का निशाना बनाया जाता, फिर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया जाता, फिर ये कहा जाता कि मुझे कत्ल करने की साजिश की गई है, फिर ये साजिश बंद कमरे में हुई है, फिर 5 लोगों के नाम भी दे दिए हैं, एक वीडियो भी रिकॉर्ड करा दी है, अगर मुझे कुछ हुआ तो वीडियो मंजर आम पर आ जाएगी। फिर ये कहा कि जनरल बाजवा नहीं फैसल नसीर ने उनको कत्ल करने की कोशिश की है, फिर कहा कि आसिफ अली जरदारी ने मुझे कत्ल कराने की साजिश की है, फिर कहा कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुझे कत्ल कराने की साजिश की है। तो इस तरह के बहुत सारी जो उलट फेर और कलाबाजियाँ हैं वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान लेते रहे। लेकिन अगर इसको सम अप किया जाए तो इसका मतलब ये है कि जनरल बाजवा जो इमरान खान की हुकूमत बनाने में बहुत बड़े सहूलतकार थे, वही इमरान खान के साइफर बयानिया बनाने में और इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे थे, या उसमें भी सहूलतकारी कर रहे थे। लेकिन अब ये सहूलतकारी दूसरी तरफ थी। ये सिर्फ साइफर के मामले में ही नहीं है, बल्कि अगर हम इमरान खान के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग केसेस को देखें तो अलकादर ट्रस्ट केस है। अलकादर ट्रस्ट केस में जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा मलिक रियाज को इमरान खान से मिलवाने वाले और इमरान खान को इस बात पर कन्विंस करने वाले कि ये हो जाएगा तो ये होगा, यानी अगर आप ये फैसिलिटेशन मलिक रियाज के लिए पैदा करेंगे तो अल्टीमेटली अलकादर ट्रस्ट की जो ज़मीन है
वो आपके हवाले, और एक फिर नोबल कॉज है, इतनी जल्दी पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिल्डर आपको ये करके दे देगा, तो अल्टीमेटली चेयरमैन पीटीआई उस ट्रैप के अंदर भी आ गए। जैसे साइफर वाले ट्रैप में आए, उसी तरह अल-कादिर ट्रस्ट केस के ट्रैप में भी आए। इसी तरह जो इम्पॉर्टेंट केस है वो सानहा 9 मई का है। अब ये सानहा 9 मई वाला जो मामला है, इस ट्रैप में भी चेयरमैन पीटीआई को लाने वाले इस्टेब्लिशमेंट के ही कुछ बदनुमा किरदार थे। यानी वो जो साबिक फौजी अफसर थे, उन्होंने ही इमरान खान की माइंड मेकिंग की थी कि अगर आप ये करेंगे तो फिर आप फौज के अंदर एक कू, यानी फौज में एक बगावत हो जाएगी, और हम आपको पल्स दे रहे हैं कि इस वक्त जो सिपाही हैं ना, वो तैयार बैठे हैं अपने ही फौजी अफसरान के खिलाफ अलब बगावत बुलंद करने के लिए। वो भी मिस कैलकुलेशन हुई, और अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट की बददुमा किरदारों ने इमरान खान को एक बार फिर अपने ही, वो कहते हैं आप अपने दाम में सयाद आ गया, तो अपने ही जाल के अंदर इमरान खान को फंसा दिया। जो केस आप उठाएंगे उस केस में सिर्फ चेयरमैन पीटीआई नहीं होंगे, बल्कि उनके पीछे चंद किरदार भी होंगे जिनका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से है। यही वजह है कि आज तक इमरान खान पर स्ट्रॉन्ग हाथ अभी तक नहीं डल सका। वो जेल में नहीं है, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, उन पर आर्टिकल 6 अभी तक लगा नहीं है। बातें हो रही हैं, ये हुकूमत कह तो रही है कि करेगी, लेकिन अभी तक इस हुकूमत के तिलों में तेल दिखाई नहीं देता है। एज फार एज साइफर इज कंसर्न, तो मैंने आपको बताया कि इसमें 3 लोगों को तो बुला लिया गया है, यानी इमरान खान हैं, असद उमर हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, लेकिन 2 लोग अभी भी नहीं बुलाए गए। एक परवेज़ खटक, जो उस मुलाकात में शामिल थे कि जिस वक्त जनरल बाजवा 11 मार्च को इमरान खान को एक सफ़ा दिखाकर कह रहे थे कि असल में आपकी हुकूमत को ये घर भेजना चाह रहे हैं। जनरल बाजवा और परवेज़ खटक, ये 2 लोग कहाँ हैं? इनको FIA तलब क्यों नहीं कर रही? अल-कादिर ट्रस्ट केस की जहाँ तक बात है, जनरल फैज़ हमीद कहाँ है? जनरल बाजवा कहाँ है? इनको कोई नैब क्यों नहीं बुला रही है? इनसे प्रॉब क्यों नहीं हो रही है? जहाँ तक साढ़े 9 मई की बात है, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप का हमने आपको बताया था। जनरल फैज़ कहाँ है? कहाँ है अमजद शुएब जैसे किरदार? कहाँ है शुजा पाशा जैसे किरदार कि जो इमरान खान के लिए कैंपेनिंग करते हैं, लेकिन उनको प्रॉब के लिए बुलाया नहीं जाता है? फिर सवाल तो बनता है। और फिर इमरान खान जब भी किसी जगह पर पहुँचते हैं, वो कहते हैं कि मैं पोस्टमार्टम करूँगा, मैं चश्मकुशा इंकशाफात रखूँगा। हो सकता है कि जिस वक्त आज इमरान खान साहब खिताब कर रहे हों, तो उस वक्त ऐसी बहुत सारी बातें अनफोल्ड करें, वो उस मीटिंग का हवाला भी दें जिस मीटिंग की बात हम आज कर रहे हैं। हो सकता है इन बहुत सारे केसेस के अंदर इवन जनरल फैज़ की बात भी करें कि जनरल फैज़ हमीद अब तो मक्खन से बाल की तरह से निकल गए हैं, लेकिन उनका क्या किरदार रहा है, क्या रोल रहा है। अगर अब भी इमरान खान को ये बात समझ ना आई, इमरान खान को अगर मैं बेवकूफ़ कहूँ, अहमकों की जन्नत में रहने वाला कहूँ, तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो ये समझता है कि जितना मुझे पता है उतना किसी को पता ही नहीं है। यूरोप को जितना मैं जानता हूँ उतना यूरोप वाले भी नहीं जानते हैं। आज भी वो ये समझ रहा है कि जितना पाकिस्तान की जमहूरियत को और इस्टेब्लिशमेंट को मैं जानता हूँ उतना कोई भी नहीं जानता। लेकिन जितना बेवकूफ़ इमरान खान है, जितना अहमक इमरान खान है, जितना उल्लू इमरान खान है और उसको बनाया गया और आसानी से बन गया है, उतना शायद ही को पाकिस्तानी सियासत के अंदर हो, या पाकिस्तानी पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर हमें कोई, या पाकिस्तानी साबिक वज़ीर आज़म हो। हम नवाज़ शरीफ की बात तो करते हैं कि नवाज़ शरीफ का हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ प्रॉब्लम रहा है, फड्डा रहा है, मसला रहा है। ये भी कहते हैं कि नवाज़ शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट लेके आई, ये भी कहते हैं कि भुट्टो को इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, वो अयूब खान को डैडी कहते थे। लेकिन इनका प्रॉब्लम ही ये था, फड्डा इसलिए हुआ कि जहाँ इनको लगा कि यहाँ इस्टेब्लिशमेंट इनको एक ट्रैप के अंदर फंसा रही है, इसका अल्टीमेटली नुकसान होगा, तो वहाँ से वो निकल गए। अब क्या मामला था, मुशर्रफ के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था नवाज शरीफ का, ज़ियाउल हक के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था भुट्टो का। जाहिर है ये प्रॉब्लम वक्त से पहले हो गया था, जिसकी वजह से इन्हें इक़्तिदार से निकलना पड़ा था। ऐसा नहीं हुआ था कि चेयरमैन पीटीआई की तरह जब इक़्तिदार से बिल्कुल निकाले गए 10 अप्रैल की रात जब आप डायरी उठा के निकल गए ना, तो फिर उसके बाद आपने रियलाइज़ करना, ओ हो मेरी हुकूमत को तो इन्होंने गिरा दिया। यानी आपकी आंखें बंद रही, आप बेवकूफ़ रहे, आपने जो आंखों पे स्याह चश्मा लगाया हुआ था वो चश्मा आप उतार ही नहीं सके। तो अभी जो कुछ हो रहा है ये लव हेट रिलेशनशिप है। पहले मोहब्बत इतनी बढ़ा ली गई, इतनी पैदा कर ली गई कि अंधा एतमाद हो गया, कि आपको लाख किसी ने समझाया लेकिन आप नहीं माने, और उसके बाद उन्हीं के ट्रैप में आए और फिर आप फंस गए। अब भी मेरी एडवाइस चेयरमैन पीटीआई के लिए यही है कि आप जितना ज़्यादा इस मामले में, वो कहते हैं ना कि मधानी रखते रहेंगे, उतना ज़्यादा नुकसान आपको होगा। अब आप FIA के सामने पेश होंगे। आज आपको जो कोयटा के अंदर वकील कत्ल केस है उसमें भी पहले सरेंडर करने का कह दिया गया है।
आपको ज़ाती हैसियत में पेश होना पड़ेगा और उसके बाद मामला आगे चलेगा। अब दाल वैसे गलती भी नज़र नहीं आ रही, इसलिए जैसे आपने माफ़ी मांगी ना आज ज़ेबा चौधरी साहिबा के केस के अंदर, बहुत सारी माफ़ियाँ आपको पहले ही मांग लेनी चाहिए थी। बहुत सारे गुनाहों का कफ़ारा जो आज आपको अदा करना पड़ रहा है, अगर ये कफ़ारा आपने उस वक्त अदा किया होता ना, बेशक आपकी हुकूमत जाती थी चली जाती, तो आज आपके साथ ये मसाइल ना होते जिनका शिकार आप आज हैं। आज़म खान तो वादा माफ गवाह बन गए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपकी अहलिया बुशरा बीवी भी ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं और वो भी आपके खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकती हैं। याद रखिएगा, जिसको आपने मुर्शद माना है उसने आपका हाथ नहीं पकड़ा, बल्कि पूरी बाजू समेत और पूरी गर्दन समेत ही आपको ज़मीन में धंसाने की पूरी कोशिश की है। और फिर एक और ख़ातून जिनको आपकी वॉक, आपकी टॉक, आपका आना तो हवाएं चलती हैं, आप बैठते हैं तो वहीं पर वक्त रुक जाता है। मैं ज़रताज गुल साहिबा की बात कर रहा हूँ, वो कोविड-19 वाली, वो भी आपके खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार है रिपोर्टेडली। अब एक ये तो चंद किरदार हैं, एक तवील फहरिस्त है। इमरान खान साहब, अगर अभी भी आपको रियलाइजेशन ना हुई तो आप बहुत सारा नुकसान कर बैठे हैं और जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिस्सा बचा है वो भी अपना हिस्सा जो है वो गवा बैठेंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।